गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मृति स्टडी कैंपस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। तो पहले तो हम इस हेडिंग का मतलब जानते हैं। द पेस फॉर लिविंग, इसका मतलब क्या होता है ना। तो इसका मतलब होता है जीने की गति। पेस जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग में आपके, पेस का मतलब होता है स्पीड, है ना। तो जिस स्पीड से लोग अभी के टाइम पे लाइफ जी रहे हैं उसके बारे में इस चैप्टर पे बात होने वाली है। जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो आरसी हचिंसन के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम पैराग्राफ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, है ना। मतलब जो आरसी हचिंसन है वो कौन है, वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है ना। एग्जिबिट्स एन exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society। और ये क्या करते हैं, सोसाइटी के कुछ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ को अपने वर्क में लेकर आते हैं, या ऐसे इश्यूज़ के बारे में वो बात करते हैं जिनके बारे में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बात करने में, है ना। वो उन सारे इश्यूज़ को हमारे सामने रखते हैं और वो क्या करते हैं, विथ ऑल इट्स पैराडिक्शंस एंड कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, है ना। वो क्या करते हैं, उनका विरोधाभास प्रकट करते हैं। जो भी सोसाइटी के कुछ इश्यूज़ हैं जो कि सही नहीं है या उनमें थोड़ी चेंजेस आनी चाहिए, वो उनके बारे में अपना विरोधाभास प्रकट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे, इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। तो एगोनी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, है ना। तो ये जो चैप्टर है हम लोगों का द पेस फॉर लिविंग, उसमें जो राइटर है वो क्या करने वाले हैं, कैप्चर करने वाले हैं किसको, तो जो मॉडर्न टाइम के जो मैन हैं। अब यहाँ जो मॉडर्न मैन लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ आदमियों से नहीं है ना, सिर्फ मैन से नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रही है और वो हम लोगों को हमारे सामने प्रकट करने वाले हैं जो अभी मॉडर्न टाइम में जैसा लाइफ चल रहा है, जैसा लोगों का प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, वो उसको हमें दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो अनड्यू प्रेशर दिया हुआ है इसका मतलब होता है ऐसा प्रेशर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसा प्रेशर लोगों के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, फास्ट मूवमेंट की वजह से। जिस तरह से सोसाइटी अभी फास्ट मूव कर रहा है उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो किनके ऊपर, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर पड़ रहा है। और वो क्या कर रहा है, अनड्यू प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ऐसा प्रेशर लोगों के ऊपर दे रहा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसके साथ ही इस चीज़ को हम लोग इस बात से समझ सकते हैं कि अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है ना। और कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है तो लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि हमें जॉब लेना है, हमें अर्निंग करनी है, हम लोगों को सक्सेसफुल बनना है, ऐसा लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है और इस प्रेशर के से लोग दबते जा रहे हैं ना। यही इस चैप्टर में हम लोगों को बताया जाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरा में, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो, है ना। तो जो आई सॉ इसका मतलब क्या है, राइटर बोल रहे हैं ना। तो जो राइटर हैं आरसी हचिंसन, उन्होंने एक प्ले देखा था, कहाँ पर, तो डबलिन में देखा था। अब डबलिन कहाँ है, तो डबलिन एक सिटी का नाम है जो कहाँ है, आयरलैंड में है ना। और आयरलैंड कहाँ है, तो वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में है आयरलैंड, वहाँ पे एक सिटी का नाम है डबलिन। तो डबलिन में उन्होंने एक प्ले देखा नॉट लॉन्ग अगो। वहाँ पे वो बोल रहे हैं नॉट लॉन्ग अगो, इसका मतलब है कि बहुत समय पहले के बारे में वो नहीं बता रहे हैं ना। अगर वो बोलते आई सॉ अ प्ले वेरी लॉन्ग अगो, मतलब काफ़ी समय पहले मैंने एक प्ले देखा था, बट उन्होंने यहाँ क्या बोला है, आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग अगो, मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम पहले की बात वो नहीं कर रहे हैं, वो अभी कुछ टाइम पहले की ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक प्ले देखा कुछ ही टाइम पहले।
in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish town। वो उसका जो मेन कैरेक्टर कौन था, वो जो प्ले उन्होंने डबलिन में देखा उसका मेन कैरेक्टर एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। एल्डरली का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बुजुर्ग, है ना, जो थोड़े बूढ़े होंगे, जिनका एज हो गया है, वो कौन थे, वो एक कॉर्न मर्चेंट थे। तो उसका जो मक्के का व्यापारी, कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है मक्के का व्यापारी। तो उन्होंने डबलिन में जो प्ले देखा उसका मेन कैरेक्टर एक मक्के का व्यापारी था जो कि थोड़ा बूढ़ा हो गया है, ठीक है। और वो कहाँ रहते थे, तो वो एक आयरिश टाउन में रहते थे। ऑब्वियसली आयरलैंड का बात है तो वो एक आयरिश टाउन ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एनग्जाइटीज़। एनग्जाइटी का मतलब क्या होता है, एनग्जाइटी को हम लोग बोल सकते हैं चिंता, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एनग्जाइटी डिप्रेशन, वैसा ही ये एनग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, किसी चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एनग्जाइटी, मतलब वो एक ऐसे आदमी थे जिनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था और वो हमेशा सोचते रहते थे, चिंता करते रहते थे उन सब के बारे में। तो वो क्या था, हीज़ हार्ट वॉज डिकी। हिज हार्ट वॉज डिकी इसका मतलब है उसका जो दिल था, उस जो बुजुर्ग कॉर्न मर्चेंट का जो दिल था वो कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका नेफ्यू मीन्स जो उसका भतीजा था वो उसको चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरोज ऑन अ हॉलीडे, और उसकी जो वाइफ थी एक हॉलीडे में, मतलब जब वो कहीं घूमने जाती थी तो उसमें वो 10 यूरोज खर्च देती थी, ठीक है, खर्चा कर देती थी वो। तो उस जो बूढ़ा इंसान है उसको लगता था कि मेरी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। ऑल टुगेदर द पेस फॉर लिविंग वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, और ये सब जो भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी सारी, इसके वजह से उसको लग रहा था कि अब मैं इतना प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अब हो गया, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा, है ना। तो वैसा ही उनको लग रहा है कि मेरे लाइफ में ये जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं अब ये बहुत हो चुका है और ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और उसके साथ जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं उससे उसको क्या, उसके दिल जो है वो अंदर से रो रहा है ना, ऐसा वो हम लोगों को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, तो जो राइटर है वो हम लोगों को बता रहे हैं उस प्ले के मेन कैरेक्टर के बारे में कि उसके सिचुएशन ऐसा ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं दे टेल मी there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, that is too much, now that's too fast, है ना, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोलना चाहा है कि जो मतलब जो प्ले उन्होंने देखा उसमें ऐसा बताया जा रहा है, जो बुज़ुर्ग कॉर्न मर्चेंट हैं वो हम लोगों को बता रहे हैं कि ये एक एरोप्लेन है जो कि 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में राइटर क्या बोल रहे हैं, फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट एन्चांटिंग लाइन इन द प्ले। वो बोल रहे हैं ये जो लाइन था जो उन्होंने हमें बताया कि जो एरोप्लेन है वो 1000 माइल पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये लाइन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार या तो शानदार थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लाइन। The man's complaint was so gloriously irrelevant to his own situation। और वो क्या बोल रहे हैं, वो जो आदमी है इस प्ले का जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसा कंप्लेन कर रहा है या ऐसी चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर रहा है जिसका उसकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है ना। अब वो कॉर्न मर्चेंट है जिसका दिल पहले तो कमज़ोर है, उसका नेफ्यू उसको चीट कर रहा है, उसकी वाइफ भी उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, ऐसा उसका सिचुएशन है। और अब वो बोल रहा है, वो एरोप्लेन के बारे में भी कंप्लेन कर रहा है कि ये इतना स्पीड से चल रहा है ना, तो उसका तो उस लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। वही राइटर हम लोगों को बता रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर रहा है जिसका उसकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड बिसाइड्स being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approaches you saw that the old fool meant। यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी है उसको राइटर क्या बोल रहा है, ओल्ड फूल, है ना, ओल्ड फूल बोल रहा है उनको,
मूर्ख बोल रहा है, बूढ़ा मूर्ख इंसान, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। और वो क्या बोल रहा है कि ये जो भी अभी हुआ, ठीक है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग को हंसी आएगी, तो ये कॉमिक मैनर में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इट स्टक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो आयरिश लोग हैं वो ऐसे ही किसी चीज़ों के बारे में बात करते होंगे, तभी उन्होंने इस प्ले में ऐसा दिखाया है। अब लेट मी गेट इट फर्स्ट, कि जब भी हम लोग कोई प्ले देखते हैं ना, तो उस प्ले में हम लोगों को उस कंट्री के कल्चर के बारे में पता चलता है, थिंकिंग प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि लोग किस सिचुएशन में कैसा एक्ट करते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर जो राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, वो हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो प्ले है, हो सकता है आयरलैंड के लोग ऐसे ही अपना जो भी बात है लोगों के सामने रखते होंगे, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि तुम देख रहे हो कि ये जो ओल्ड फूल इंसान है, इसका क्या मतलब है, वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। नेक्स्ट के पैरा में लिखा हुआ है, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। और वो अपने बारे में बता रहा है राइटर कि मुझे फास्ट मूवमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके का लाइफ अभी फास्ट हो चुका है, लोग फास्ट हो चुके हैं, इस चीज़ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई एन्जॉइंग गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर। और वो बताते हैं मुझे एक कार में घूमना पसंद है जो कि 90 आवर्स पर स्पीड, यानी 90 की स्पीड से जो गाड़ी चल रही है उस कार में उनको घूमना पसंद है। एज लॉन्ग आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। और वो बोलते हैं जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ 90 की स्पीड से, और जब वो कार मेरी ना हो तब तो मुझे और मज़ा आता है ना। मतलब स्पीड में गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, और अगर गाड़ी उनकी नहीं है तो नुकसान भी उनका नहीं होगा, तब तो उनको और ज़्यादा मज़ा आता है। I adore the machine that hurl you around at the better sea। और वो क्या बोल रहे हैं, जो भी समुद्र के चारों तरफ घूमने वाला जो मशीन होता है, मीन्स मोटर बोट काइंड ऑफ, वो बोलना चाह रहे हैं, वो काफ़ी स्पीड में चलती हैं। और वो मशीन्स भी जो राइटर है आर.सी. हचिंसन, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना। टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। और जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में लंच करना उनको बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि रात का डिनर जो है मैं लंदन में करता हूँ अगर मैं न्यूयॉर्क में जाके नेक्स्ट डे का अपना लंच करूँ, मतलब जो मेरा लाइफ है काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहा है, तो वो दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं एक दिन यहाँ, एक दिन वहाँ, एक दिन लंदन में, एक दिन न्यूयॉर्क में अगर मैं ट्रैवल करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, संतुष्टजनक लगता है। I admit it exclude all the real pleasure for travel। और वो ये भी बोल रहे हैं कि मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मैं इतनी जल्दी ट्रैवल करूँ, इतना फास्ट ट्रैवल करूँ, तो हो सकता है मेरा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है, जो मेरा जर्नी का जो प्लेजर है, मतलब मज़ा है जो, वो मुझे उतना ना आए, पर फिर भी मुझे ये अच्छा लगता है। लॉट ऑफ फन यू गेट अ कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन, बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। और वो बोलना चाह रहे हैं कि जो मज़ा बस में ट्रैवल करने में आएगा, उतना मज़ा भले ही उतना फास्ट ट्रैवल करने में, मतलब न्यूयॉर्क से यूरोप से लंदन ऐसा ट्रैवल करने में उतना मज़ा ना आए जितना कि एक बस में मज़ा आएगा, पर फिर भी मुझे वो फास्ट मूवमेंट पसंद है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट वॉज अ शॉट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड्स टू डू विदाउट। और ये जो एक्साइटमेंट हम लोगों को फील होता है इतना फास्ट ट्रैवल करने में, ये एक्साइटमेंट हो सकता है हमारे एंसेस्टर्स को, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, जो पहले ज़माने के हमारे लोग थे, दादा परदादा, उनको ये एक्साइटमेंट नहीं मिल पाया, ठीक है, ऐसा वो बोल रहे हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। और हम लोगों को ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन लोगों को ये प्रिविलेज नहीं मिला था कि वो इतना फास्ट लाइफ जी सकें या इतना फास्ट मूवमेंट कर सके एक जगह से दूसरे जगह। इस बात को हम लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है, कि ये प्रिविलेज हम लोगों को मिला है। नाउ वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी। अब वो बोल रहे हैं कहाँ पर जो स्पीड है वो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो कहाँ पर, तो उन्होंने लिखा है, इज़ वेयर द मेंटल एक्टिविटी ऑफ आवर टाइम टेंड
एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन। और वो बोलते हैं कि वहाँ पे मुझे स्पीड उतनी पसंद नहीं आती है जहाँ पे लोग हम लोगों को प्रेशराइज करते हैं एक मशीन की स्पीड में काम करने को, है ना। अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग मशीन के स्पीड में तो काम नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं जहाँ पे लोगों के मेंटल एबिलिटी को स्पीड से हम लोग कंपेयर करने लगते हैं ना, कि तुम अब मशीन की तरह सोचो, कि मशीन की तरह काम करो, तब वो राइटर को वहाँ पे स्पीड उतना पसंद नहीं आता है। वो कोई भी काम को स्लो तरीके से करना पसंद करते हैं, है ना, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट के पैरा में लिखा हुआ है, आई स्पीक विथ प्रेजुडीज बिकॉज आई बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। और वो प्रेजुडीज है ना, प्रेजुडीज का मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना बट कारण नहीं पता है ना, कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है पर मुझे कारण नहीं पता है कि मुझे क्यों नहीं पसंद है, बस मुझे नहीं पसंद है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे स्पीड इस जगह पे उतनी पसंद क्यों नहीं आती है, शायद ऐसा हो सकता है आई बिलोंग टू अ ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्राइब का मतलब जाति होता है, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो वो एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं जो थोड़ा स्लो सोचते हैं, वो मतलब उतना स्पीड में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। Those who are cursed with I esprit day sclerat people who light on the most devastating party about 4 hours after the party is over। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि हम सारे लोग ऐसी चीज़ से कर्स्ड हैं। कर्स्ड का मतलब हम लोग श्रापित एक वे में नहीं बोल सकते हैं, बट वो वर्ड का यूज़ करके हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग बोलें कि कोई भी अगर एक जोक बोला है ना, कोई जोक सुनाया और हम लोग सब हंस पड़े, पर कोई ऐसा एक दो लोग है जिसको वो समझ में ही नहीं आया और कुछ देर के बाद उसको समझ में आया। या तो अगर लड़ाई चल रही है तो उस टाइम पे उसको याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या क्या वर्ड्स बोलने हैं, पर जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब उसको लग रहा है कि अरे मुझे ये भी बोलना चाहिए, मुझे ये भी बोलना चाहिए, है ना। तो राइटर यहाँ पे वही बता रहे हैं कि मतलब सडनली मेरे मुंह में वो सारी बातें नहीं आती है या मेरे दिमाग में वो सारी बातें नहीं आती हैं। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो हाजिर जवाबी नहीं है ना। पर इसका ये मतलब नहीं है उनका दिमाग तेज़ नहीं है, उनका दिमाग तेज़ है, पर वो तुरंत उस बात को नहीं समझ पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। और फिर क्या लिखा हुआ है, आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट बिकॉज दोज टेस्ट or all the one I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। और वो क्या बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ है ना, कि जिसमें लोग जानना चाह रहे हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, तो वैसे अगर कोई भी टेस्ट होगा तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरा उसमें लोएस्ट मार्क ही आएगा, ठीक है। मतलब वो अपने आप को बोलना चाह रहे हैं कि मैं इन सारी चीज़ों में उतना अच्छा नहीं हूँ। तो क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बिकॉज दोज टेस्ट आर ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस। उनको ऐसा लगता है कि जैसा भी उन्होंने टेस्ट को अपने लाइफ में फेस किया है, ठीक है, कि ऐसे जो इंटेलिजेंस मेज़र करने वाले टेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आपके दिमाग की स्पीड को मेज़र करते हैं और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है कि आपको नॉलेज कितना है, आप कितने तेज़ हो पढ़ाई लिखाई में, इस चीज़ से उनको मतलब नहीं है। उनको बस मतलब है कि आपका दिमाग जो है किस स्पीड में चल रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें उनका कम मार्क्स आएगा क्योंकि वो तो स्लो थिंकर है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो हम लोग स्लो थिंकर्स का ग्रुप है, हम लोग हैंडीकैप्ड हैं। हैंडीकैप्ड हम लोग इसको बोलते हैं जिनका हाथ नहीं होता है या पैर नहीं होता है या कुछ भी फिजिकली उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते हैं। पर वो अपने दिमाग के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि ये जो स्लो थिंकर्स का हम लोग हैं, जो स्लो थिंकर्स होते हैं, हम लोग अपने आप को हैंडीकैप्ड महसूस करते हैं किन चीज़ों में, टू गेट अ लिविंग, मतलब जॉब ढूंढने में या अपनी आजीविका चलाने में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बट what I am thinking about just is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। और वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि दिमाग का यूज़ सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए, है ना, कि अरे ये काम कैसे होगा, ये काम तो गलत हो गया, ऐसे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम लोगों को अपने लाइफ को एंजॉय करने में भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, है ना, ऐसा राइटर हम लोगों को बोल रहे हैं।
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एज एन एग्जाम्पल। अब वो हम लोगों को एग्जाम्पल देंगे कि उनका दिमाग कैसे स्लो चलता है, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब भी मैं सिनेमा जाता हूँ, मतलब मूवी देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, और मैं अपने आप को एक धुंध में पाता हूँ। धुंध मीन्स उनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, जैसे सर्दियों के टाइम पे फॉग छा जाता है, धुंध छा जाती है ना, कुहासा हम लोग जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जब भी मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। एंड आफ्टर 2 to 3 मिनट्स, और 2 से 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर द इनलाइटमेंट, मुझे अपनी वाइफ से पूछना पड़ता है कि क्या चल रहा है मूवी में, है ना। और आई विस्पर, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, और वो अपनी वाइफ से फुसफुसाते हुए पूछते हैं, क्या ये वही लड़की है जिसको हमने शुरू में देखा था। एंड शी विस्पर बैक, और वो मुझे जवाब देती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फिल्म, और वो अपने हस्बैंड को, मीन्स राइटर R.C. हचिंसन को बताती है कि नहीं, इस मूवी में क्या है, 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स हैं इन मूवी में, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलती है, अ टॉल ब्लॉन्ड, एक टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज्ड ब्रोनेट, मतलब वो उनके बाल के कलर को लेकर या बाल के साइज़ को लेकर उनको बताती है कि ये 3 लड़कियां हैं। कॉल देम A, B एंड C, और वो बोलती है इसको A बोलो, इसको B बोलो और इसको C बोलो। द हीरो इज़ दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इनडोर, ठीक है। और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि हीरो वो आदमी है जो अंदर आते ही अपना जो हैट है, मीन्स टोपी को उतार देता है, वो आदमी इस मूवी का हीरो है। ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल B, C, A इन ऑर्डर, और वो R.C. हचिंसन को बताती है उसकी वाइफ कि जो हीरो है वो क्या करने वाला है, प्यार में पड़ने वाला है, पहले B के, फिर C के, फिर A के, है ना। पहले वो B से प्यार करेगा, फिर C से प्यार करेगा, फिर A से प्यार करेगा, ऐसा उसकी वाइफ बताती है। एंड सो इट प्रूव टू बी, और वो बताता है कि ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या हाल है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, There you have a mind which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact it can work in other gears just as well। और वो क्या बोलता है, यहाँ पे हम लोगों ने जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है ना, जो अभी वर्ल्ड काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, लोग काफ़ी फास्ट मूव कर रहे हैं, ऐसे वर्ल्ड में हम लोगों ने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड कर लिया है कि वो काफ़ी स्पीड में चल रहा है। पर हम लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर वो बहुत स्पीड में चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो स्पीड में ही चले, कभी वो फास्ट कभी स्लो, ऐसा भी वो चल सकता है। गियर मीन्स क्या, गाड़ी का जो हम लोग गियर बोलते हैं, वो ऐसा बोल के हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, स्पीड के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर जगह फास्ट ही सोचें, कहीं पे हम लोग फास्ट कहीं पे स्लो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action। वो fellow patients बोल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो आप, fellow patients मतलब वो अपने आप को पेशेंट समझ रहे हैं। जब वो मूवी देखने जा रहे हैं उनको लगता है कि मैं एक मरीज़ हूँ, क्योंकि मैं एक स्लो थिंकर हूँ, तो मुझे ये मूवी समझ में नहीं आ रही है। तो वो वैसा ही अपने जो अगल बगल के लोग जो मूवी देख रहे हैं उनको वो फेलो पेशेंट बोलकर हम लोगों को बता रहे हैं कि जो मेरे अगल बगल के लोग सिनेमा देख रहे हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है इन चीज़ों को समझने के लिए। जो भी तुरंत सीन चेंज हो रहा है, अभी यहाँ तो अभी वहाँ, अभी ये लड़की आ गई तो फिर वो लड़की आ गई, इस चीज़ को समझने में जो उसके अगल बगल के साथी हैं वो लोग कंफर्टेबल हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। और वो बोल रहे हैं कि अभी के टाइम के जो मेरे अगल बगल के लोग हैं या तो फिर अभी के टाइम के जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन लोगों की सोचने की क्षमता जो है वो पहले के टाइम के जो 30 years ago 30 साल पुराने जो लोग थे उनके सोचने की क्षमता से ज़्यादा है ना। मतलब अभी के जो लोग हैं वो ज़्यादा स्पीड में सोच सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 30 साल के पुराने लोग, है ना। पॉसिबली बिकॉज दोज
who do not think fast in the high street nowadays। और वो बोल रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पहले के टाइम के लोग थे वो लोग इतना स्पीड में नहीं सोचते थे, वो लोग कोई भी काम को इतना जल्दी नहीं करते थे, है ना। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी ने पुराने टाइम में एक लेटर लिखा, उन्होंने जाके पोस्ट किया, फिर पोस्टमैन ने जाकर उस लेटर को उस आदमी को डिलीवर किया, फिर उस आदमी ने पढ़ा, उसने रिप्लाई किया, फिर उस आदमी के पास जाके वो लेटर पहुंचा, है ना। तो पहले के टाइम पे इतना कुछ होता था, पर अभी क्या है, आपने मैसेज किया, कॉल किया और मैसेज पहुंच गया। यही वो बोलना चाह रहे हैं कि पहले का टाइम का जो टेक्नोलॉजी था उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन लोगों को उतना फास्ट काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जितना अभी के लोगों को करना पड़ता है ना। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। क्योंकि अभी का टाइम कैसा है कि अगर हम लोग जल्दी फास्ट नहीं सोचेंगे तो हम लोगों को दोबारा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा वो बोल रहे हैं। और ये जो चैप्टर है इसमें जो राइटर है हम लोगों को यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी के टाइम के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट सोच रहे हैं, जो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। अभी का जो फास्ट वर्ल्ड है वो अभी के टाइम के ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अनड्यू प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बात को समझें कि कहाँ पे हम लोगों को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और कहाँ पे अपने दिमाग को अच्छी तरीके से लगाना चाहिए, ठीक है। तो यही था चैप्टर। आई होप कि ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।